ओके, तो इसमें या इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन जो इसका नाम है, इस चैप्टर में हमारा मेनली डिस्कशन होगा स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो मेन इसमें हमारा पार्ट होगा, जिसे आप कहते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब सबसे पहली चीज कि अगर हम स्पीड की या रेट की बात करें तो इससे हमें समझ में क्या आता है। मैंने आपसे कहा कि ये पूरा चैप्टर फिजिकल चैप्टर है, यानी कि हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, इसके हर केस के हमें एग्जांपल मिल रही है। तो एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड से क्या समझ में आता है? सिंपली पुट ये समझ में आता है कि वो रिएक्शन कितना तेज होगा, हमारा ये समझ में आना चाहिए कि कितना तेज होगा कितना स्लो होगा। अगर वो रिएक्शन तेज होगा तो मैं ये कहूंगा कि उस रिएक्शन में स्पीड ज्यादा है ना। अच्छा, अब अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि उस रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है, तो मैं डिफाइन कैसे करूंगा? तो मैं डिफाइन करता हूँ उसे इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, जहाँ पे आप कहते हैं कि कभी कभार नाम आ जाता है आपका टर्म कंसंट्रेशन का या क्वांटिटी, जिसमें हम मास की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये केमिकल रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिएजेंट्स इन्वॉल्व हैं या रिएक्टेंट्स जो इन्वॉल्व हैं वो बेसिकली सॉलिड्स हैं, तो सॉलिड का ड्यूरिंग रिएक्शन क्या चेंज होगा? ऑब्वियसली बात है, मास चेंज होगा। इसी तरह से अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिएजेंट जो इन्वॉल्व हैं वो आइदर लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या चेंज हो रही होगी जी? कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी। अब इसकी एग्जांपल ले लें, मैं आपसे ये कहता हूँ कि लेट से हम लकड़ी जला रहे हैं, तो लकड़ी का जलना दैट इज कंबस्शन, और ये जो काइंड ऑफ क्या है, क्या कहेंगे इसे, केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या चीज यूज हो रही है? तो सॉलिड यूज हो रहा है, दैट इज वुड। वो सॉलिड जो वुड यूज हो रहा है उसके बारे में फिर हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वुड कंज्यूम्ड वुड टेल्स कि कितना रिगरस रिएक्शन चल रहा है। यानी कि अगर ज्यादा तादाद में लकड़ी जल के ऐश बना रही है, कचरा बना रही है, काली हो रही है, उसका मतलब है कि ज्यादा स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। और अगर कम तादाद में जल रही है तो हम ये कहेंगे कि स्लो रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसके लिक्विड की, लेट से मैं अपने गाड़ी में फ्यूल डलवा रहा हूँ, अपनी बाइक में फ्यूल डलवा रहा हूँ, तो जिस स्पीड से फ्यूल कंज्यूम हो रहा है that would tell me what? That would tell me how fast the reaction is going. Am I right? इसी तरह से अगर मेरे घर में गैस आती है, मैं उसको जला रहा हूँ या खाना बन रहा है, कोई चीज को मिक्स किया जा रहा है, वहां पे कितना जल्दी वो प्रोसेस हो रहा है, उसे हम कहेंगे कि उस रिएक्शन की क्या स्पीड है, या उस रिएक्शन का डिस्कशन किस तरह से किया जा सकता है। एक चीज जो हर केमिकल रिएक्शन के लिए इक्वली वैलिड है वो क्या है? देखिए, हम कुछ फैक्टर्स के थ्रू रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चीजें फ्रिज में क्यों रखते हैं? ठंडी रहने के लिए, उनको गर्मी लग रही होती है। रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजर्वेशन में और ठंडे रहने में क्या फर्क होगा? देखिए, हम इस वक्त एसी में बैठे हैं, हम गर्मी में अगर चले जाएंगे तो हम ऐसा नहीं होगा कि हम ज्यादा जल्दी यूज हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम मेहनत नहीं कर जाएंगे, हम बूढ़े नहीं जल्दी हो जाएंगे। हम एसी में इसलिए नहीं बैठे हुए, हम इसलिए बैठे हुए कि हमें गर्मी ना लगे और हमें अल्टीमेटली रोजाना लगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। अच्छा, अब अगर हम ये कहते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एप्पल को उठा के यहाँ रखता हूँ और एक एप्पल को, उसी एप्पल को थोड़ी देर बाद बाहर धूप में रखता हूँ, तो अब फर्क पता है क्या है? वो बाहर धूप में ज्यादा जल्दी खराब हो जाएगा, वो स्टेल हो जाएगा, उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, वो जल्दी से नाकाबिले खाने के हो जाएगा, यानी कि उसको खा नहीं सकेंगे। क्यों? बिकॉज वो एज कर गया, वो खत्म हो गया, वो खराब हो गया। इसी तरह से जब भी हम ग्रोसरी करने जाते हैं, ग्रोसरी में हम अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बाय कर रहे होते हैं, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड के सुबह में खरीदें, कभी भी रात में ना खरीदें या शाम में ना लें। क्यों? बिकॉज जो चीज सुबह में आई होगी वो कहीं भी किसी भी फार्म चाहिए, किसी भी क्रॉप चाहिए, किसी भी वेयर हाउस चाहिए, उसका एक्सपोजर टू सन अभी कम है। लेकिन पूरा डे अगर गुजर जाएगा और आप शाम में या रात में जाएंगे शॉपिंग करने उस चीज की, तो अब क्या होगा?
अब वो स्टेल होगी, अब वो उतना ज्यादा फ्रेश नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में? तो हम सबसे ज्यादा चीज जो इम्पोर्टेंट समझना है वो ये समझना है कि एक ऐसी कंडीशन है जिससे मैं केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट, टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो रिएक्शन स्लो हो जाता है, अगर मैं टेम्परेचर हाई कर दूं तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से भी ली जा सकती है कि हम जो भी खाना बच जाता है हमारा, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं ओवरनाइट, कल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जब हम कल इस्तेमाल कर रहे होते हैं या एक दिन के कुछ घंटों के बाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या उसकी वही क्वालिटी होती है, क्या उसका वही फ्रेशनेस होती है, क्या उसकी वही टेस्ट होता है? क्या कहेंगे अब इस बात? यस और नो? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे थे, रिएक्शन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। आपने फ्रिज में रखा, वो रिएक्शन की स्पीड तो कम हो गई, लेकिन रिएक्शन ज्यादा इससे कम हो गई। अब अगर वो रिएक्शन वहां हो रहे हैं तो जाहिर है, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वो चीजें नहीं रहेंगी जो आपको अच्छी लगती है। हमारे इज दिस क्लियर? तो हम जब स्पीड की बात कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत जबरदस्त किस्म का समझ लें एक पैरामीटर है जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपने इस पूरे चैप्टर में क्या अज्यूम करना है? देखिए, आपने इस पूरे चैप्टर में ये अज्यूम करना है कि मेरे पास ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हर वक्त घूम फिर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके पास इनहेरेंटली कोई एनर्जी मौजूद है, वो एनर्जी इनकी कौन सी एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी, जो इनके पास रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी है, जो किसी ने दी नहीं है, इट इज ऑलरेडी देयर। ठीक हो गई बात? हाउ वुड वी डिफाइन इंटरनल एनर्जी? एनर्जी possessed by anything is internal energy, किसी भी चीज के पास। नाउ लेट्स से इफ वी से कि दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, ये दोनों घूम फिर रहे थे, इन्होंने घूमने फिरने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या कोई कंपाउंड बना लिया। इसका मतलब है कि बीच में कोई ना कोई चीज ऐसी हुई है जिससे हमें ये बात पता चली है कि ये एक्चुअली क्या कर चुके हैं, ये रिएक्ट कर चुके हैं। और अब रिएक्ट करने के बाद ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली साथ जुड़ गए, दे आर कनेक्टेड। इसका मतलब है कि अब ये क्या बन चुके हैं, अब ये बन चुके हैं एक कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली एक अदर केमिकल रिएक्शन हैपेंड, एम आई राइट? अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो क्या कभी ये कंपाउंड बनता? जवाब है नहीं। इसका मतलब ये होगा कि हमें ये बात समझनी है कि ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनिशियली दे हैव सम इंटरनल एनर्जी एंड दे कैन मूव हियर एंड देयर एंड दे कैन कोलाइड। इनके बीच में कोलिजन होते रहते हैं, लेकिन हर कोलिजन ऐसा कोलिजन नहीं होता जिससे कोई प्रोडक्ट बने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, इस रूम में इस वक्त हाइड्रोजन मौजूद है, है, क्यों है? 70% तो एयर में वैसे ही होती है, नाइट्रोजन सर है क्या, ऑक्सीजन है? क्या नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है? अब ये एक मुश्किल सवाल है, नहीं बन रहा, बन रहा पता नहीं। अगर ये बन रहा होता ना तो यहाँ इस रूम में हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, बिकॉज दैट इज अ पॉइजनस गैस। अब आप बताएंगे ये बन रहा है? जवाब है नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि क्या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को देखकर बोलते नहीं मुझे नहीं जाना है, इसके पास दूर हो जाता है? ऐसा है, अपनी जगह पे रुके हुए। इज दिस द केस? यस और नो? नो। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्यों जा रहा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्यों आ रहा है? क्या ये टकराएंगे? नहीं टकराएंगे। There would be a collision, am I right? But that collision is not helping them up to become what? A poisonous gas. That means there is something missing. There is something missing. They're not reacting. Okay, you get my point? That means if as far as nitrogen is roaming here and there, oxygen is roaming here and there, so can I say they have internal energy? Yes, they have internal energy. Are they colliding? Yes, they are colliding, but they are not colliding in such a manner that they may combine. Right? इस तरह से कोलाइड नहीं कर रहे, क्या इस वजह से कोलाइड नहीं करेगी कोई प्रोडक्ट बन जाए? कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अच्छा, अब अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, इसका मतलब है कि इनके पास कोई चीज कम है जो इनको रोक रही है प्रोडक्ट बनाने से, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा। अब मैं उसे क्या कहूँगा? मैं उसे कहूंगा कि भाई इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। अब आप समझे, आपको एक्टिवेशन एनर्जी से कुछ समझ में आई बात?
टर्म कितनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, एक्टिवेशन, समथिंग दैट activates, something that starts, something that helps to do something. अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक्टिवेशन एनर्जी दे दूं तो फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और वो बना लेंगे क्या, नाइट्रस ऑक्साइड या कोई पॉइजनस गैस बना लेंगे. इसका मतलब है नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, सर वेयर डू वी फाइंड दिस एक्टिवेशन एनर्जी? सो दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज सिंपली हीट. इट इज व्हाट? इट इज सिंपली हीट. तो अगर मैं किसी भी सब्सटेंस के पास इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा तो वो इंटरनल एनर्जी तो ऑलरेडी उसका पार्ट है, उसके मॉलिक्यूल्स वुड बी कोलाइडिंग और उसकी कोलेजन इफेक्टिव है या नहीं है, इसका फैसला कहां से होता है कि उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है या नहीं है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी है तो कोलेजन क्या होगा, इफेक्टिव कोलेजन होगा. इफेक्टिव कोलेजन क्या होगा, एक ऐसा कोलेजन होगा जिससे प्रोडक्ट बन जाएगा. अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे घूम रहे हैं, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, अब वो अगर टकराएंगे तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन अलग निकल जाएगा और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा. नो, दे वुड नाउ कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, अ पॉइजनस गैस. इज दिस क्लियर? सो इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं गैस की बात करूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं सॉलिड की बात करूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं लिक्विड की बात करूं, एवरी मॉलिक्यूल inherently speaking has some internal energy. If we want that molecule to perform a chemical reaction, it should be having what? Activation energy. Below that energy, below activation energy, without activation energy, there is no formation of product. There is no possibility कि कोई product बने. बनेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, out of question. Is this clear? So I can write name. देखो अगर मैं mass लिखूँगा इसकी, E for energy, INT. What is this? Internal energy. Plus E energy, ACD. What is this? Activation energy. Would give me an effective collision. Am I right? ठीक है. अब मैं पूरे चैप्टर में सिर्फ ये मैच करूंगा कि how can I increase the speed of the reaction, how can I decrease the speed of the reaction. What factors can affect the speed of the reaction? What factors can not affect the speed of the reaction? And different things. तो पहली चीज जो हमारे डिस्कशन में आएगी, that is basically reaction concentration. अच्छा, अब concentration किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, what do you understand by concentration? बिल्कुल सही कहा. तो उसको तो हम मास भी कह सकते हैं. कंसंट्रेशन क्यों टर्म यूज करते हैं? तो पहली चीज हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं फ्लूइड्स के लिए. फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस, दोनों के लिए यूज करते हैं. दूसरी चीज, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, हाउ स्ट्रांग और हाउ वीक इट इज. ठीक है. That means higher concentration leads to stronger solution. अच्छा, higher concentration leads to stronger solution का क्या मतलब है? इसके लिए एग्जांपल देखो. मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आज अफ्तारी के अंदर जो है ना जूस पीऊंगा, उसमें मैंने अम्मा को कहा है कि मुझे जो है ना वो जूस बना के दें डाइल्यूटेड सा. डाइल्यूटेड सा जूस बना के देना क्या मतलब? पानी डालो, जबरदस्त डाइल्यूटेड सा जूस जिसमें पानी ज्यादा. एक मिनट, इन्होंने यहाँ पे रेफर किया पानी ज्यादा, इसका मतलब ये कि पानी तो ज्यादा है, इसका मतलब कुछ कम भी है ना उसके अंदर. कम क्या है? अब जो भी जूस बन रहा है, जो भी मिनरल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम पी रहे थे, लेट से टैंक पी रहे थे, तो टैंक उसमें कम है और पानी उसमें क्या है, ज्यादा है. तो सॉल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूटेड, नॉट कंसंट्रेटेड. नॉट कंसंट्रेटेड. ठीक है. दैट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर. अगर यही सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता तो फिर क्या होता? उसमें टैंक ज्यादा होता और पानी कम होता. इज दिस क्लियर? अब आते हैं केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन को हम कैसे रेफर करते हैं. तो वी रेफर इट इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर.
अच्छा, अब अगर मैं कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन लिखूंगा, देखिए आप यूजिंग टर्म कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन, तो लेट से वो है 1 मोल पर लीटर, और अगर मैं डाइल्यूटेड लिख रहा हूँ तो लेट से वो मैं कह रहा हूँ 0.01 मोल पर लीटर। इससे क्या समझ आएगा, ये ज्यादा अमाउंट ऑफ मोल्स है और ये कम अमाउंट ऑफ मोल्स है। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ मोल्स क्या होंगे, कंसंट्रेटेड, कम अमाउंट ऑफ मोल्स क्या होंगे, डाइल्यूटेड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Now, let's, if you understand this term, single term concentration, you would be able to understand what we would be discussing next. Concentration clear होगी सबको? 1 होगा, आउट ऑफ 1 लीटर होगा, मोल पर लीटर लिखना है ना, 1 लीटर होगा, 1 लीटर के अंदर 1 मोल है या 1 लीटर के अंदर 0.01 मोल। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे ये बताइए कि किस रिएक्शन की स्पीड तेज होगी, कंसंट्रेटेड रिएक्शन की स्पीड तेज होगी या डाइल्यूटेड रिएक्शन की स्पीड तेज होगी? कंसंट्रेटेड, यू गेट द पॉइंट। कंसंट्रेटेड की तेज क्यों होगी? तो फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा टाइम डाला हुआ है तो मैं मुझसे पीना मुश्किल होगा उसको ना, अजीब सा हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, अजीब सा टेस्ट हो जाएगा, मजा भी नहीं आएगा, है ना। एक ऑप्टिमल अमाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पे जाके एक से कॉफी मंगवाते हैं या चाय मंगवाते हैं, उसमें जो बनाने वाला है वो ये गलती कर देता है कि उसमें ज्यादा चीनी डाल देता है या चीनी डालना ही भूल जाता है। दोनों केसेस में हमें अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी? बुरी लगेगी ना, एक ऑप्टिमम अमाउंट होना चाहिए। ज्यादा चीनी डाल दी तो ये नहीं वो बहुत अच्छा लगेगा, वाह भाई क्या चीज है, उसका पूरा टेस्ट स्पॉइल हो जाएगा, उसका अपना कोई टेस्ट ही नहीं रहेगा, सिर्फ चीनी आ रही होगी मुंह में। इसका मतलब है कि अब अगर शुगर की टर्म्स में बात करूंगा तो दैट वुड बी मोर कंसंट्रेटेड। अगर उसने शुगर डाली ही नहीं है तो फिर शुगर का टेस्ट ही नहीं आ रहा होगा, फिर कॉफी पी नहीं जा रही होगी, तो दैट वुड बी डाइल्यूटेड। गेट इट? Is this clear? So concentrated, they offer more high speed reactions. High speed reactions क्यों होते हैं? क्योंकि concentrated के अंदर क्या ख्याल है, reactant molecules ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे, because ज्यादा होंगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो ज्यादा अच्छी तरीके से क्या करें, कोलाइड करें, इफेक्टिव कोलेजन करें। तो अगर इफेक्टिव कोलेजन ज्यादा होगा तो जाहिर है प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ होगी। तो हम तो एक में कंसर्न है ना, पानी के। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं जूस पी रहा हूँ तो जूस में पानी इंपॉर्टेंट थोड़ी है, जूस में तो जूस इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें इंटरेस्ट है, उसके बाद जूस के हिसाब से बात करें। सब चीजों को एक साथ नहीं बात करें, ऐसे तो कॉफी के अंदर बहुत सारी चीजें होगी, शुगर होगी, मिल्क होगी, कॉफी की अपनी जो है वो हीट्स होंगे और ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड 10 चीज होंगे। ठीक है, अब इसे देखते हैं यहाँ क्या क्या है। Reactant concentration. Increasing the concentration of one or more of the reactant will often increase the rate of reaction. Make sense? अब अगर एक रिएक्शन था जिसमें हमने A और B डाला and that happened to make C. अब अगर मैं A और B ज्यादा अमाउंट में डाल रहा हूं तो क्या होगा, ये रिएक्शन फास्ट होगा या ये रिएक्शन स्लो होगा? फास्ट होगा। Is this clear? This occurs because a higher concentration of a reactant will lead to more collagen or that reactant in a specific family. Is this clear? अच्छा, अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको ये समझना जरूरी है। अगर आप ग्राफ मैथमेटिकली समझते हैं ना तो आपके लिए तो काम बड़ा आसान है, अगर आप ग्राफ मैथमेटिकली समझते नहीं देन दैट वुड बी आसान। देखिए इसमें से, हाँ दोनों में से किसी एक को भी पढ़ा। अच्छा, इसमें से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ग्राफ में किसका ग्रेडियंट ज्यादा है, किसका ग्रेडियंट कम है, आप क्या कहोगे? ऊपर वाले का ग्रेडियंट ज्यादा है, एक्सीलेंट। नीचे वाले का ग्रेडियंट कम है, बिकॉज ऊपर वाला ज्यादा स्टीपर है, ज्यादा क्लोज टू वाई एक्सिस है, नीचे वाला कम स्टीपर है, नीचे वाला कम क्लोज टू वाई एक्सिस है या दूर है वाई एक्सिस से। एम आई राइट? इज दिस क्लियर? तो ज्यादा ग्रेडियंट रेफर्स टू ज्यादा स्पीड, कम ग्रेडियंट रेफर्स टू कम स्पीड। अगर ग्राफ बना हुआ है अमाउंट और टाइम का, इस ग्राफ का जो राइज ओवर रन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा, राइट, यहाँ पे टाइम लिखूंगा। तो अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैक्टर ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि ज्यादा अमाउंट कम टाइम में स्पेंड हो रहा है।
है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे कम अमाउंट ज्यादा टाइम में स्पेंड हो रहा है। राइट, इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? आगे हाँ, अब आता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं किसी भी रिएक्शन कंटेनर का प्रेशर बढ़ा दूं, उसको हाई प्रेशराइज रीजन में, तो रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? रिएक्शन तेज होता है। क्यों तेज होता है? इफेक्टिव कोलिजन क्यों बढ़ जाएंगे? हाई प्रेशर का क्या मतलब होगा? लेस एरिया, एम आई राइट? ज्यादा एरिया अगर होगा तो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर से आना पड़ेगा, तो कोलिजन कम होंगे ना। इसका मतलब है लेस प्रेशर, लेस स्पीड ऑफ रिएक्शन, हाई प्रेशर, लेस एरिया, एक ही जगह पे घुसे होंगे तो कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे, एम आई राइट? तो अगर कोलिजन ज्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। ये है ही काम फिजिक्स का वैसे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ प्रेशर वाली बात को देखें। प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं तो कोलिजन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। प्रेशर कम कर रहे हैं तो कोलिजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दूसरा खुद ही समझ में आ रहा है, हायर टेम्परेचर पे क्या होगा? हायर काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हायर काइनेटिक एनर्जी होगी तो रिएक्शन स्पीड ज्यादा होगी, और अगर लोअर काइनेटिक एनर्जी होगी तो रेट ऑफ स्पीड, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं। अब आते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट को हम यहाँ डिस्कस कैसे कर रहे हैं। ये बात तो स्टैब्लिश हमने कर ली है कि हायर टेम्परेचर पे क्या होगा? हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पीड ज्यादा होगी, लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पीड कम होगी। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? देखो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि अगर टेम्परेचर कम है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि अगर टेम्परेचर कम है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो थोड़े से हैं। यानी कि सिर्फ ये वो इलाका है जहाँ पे हायर काइनेटिक एनर्जी नजर आ रही है। तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन ऐसा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब ये कि अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कम मॉलिक्यूल्स के पास अगर ज्यादा एनर्जी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। इसको ऐसे समझें, मैं आपसे इसे थोड़ा सा अदर दिन केमिस्ट्री डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में से ये सारा लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाए, सारे क्राइम्स खत्म हो जाए, क्या होना चाहिए? ये एक जनरल सी अप्रोच है कि क्रिमिनल्स को पकड़े और क्रिमिनल्स को पनिश कर दें। तो अगर ये बात सही होती तो फिर तो दुनिया में जहाँ पे पुलिसिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त है वहां पे क्राइम नहीं होना चाहिए। बेस्ट पॉसिबल पुलिसिंग कहाँ की होगी? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की होगी। चलो नहीं समझ में आता तो स्विट्जरलैंड लगा लो, पोलैंड लगा लो, स्वीडन लगा लो, नीदरलैंड लगा लो, न्यूजीलैंड लगा लो, यही होंगे ना। क्या यहाँ पे क्राइम नहीं है? इसको ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात कर लेते हैं कि क्राइम तो यहाँ बहुत है। जैसे आपको याद होगा न्यूजीलैंड में हुआ था ना क्राइस्ट चर्च अटैक। एक बंदा था, उसने मस्जिद में जाके फायरिंग कर दी थी और सारे लोग मर गए थे। सुना था आपने? 2 साल शायद 3 साल पुरानी बात है। 53 पीपल डाइड ऑन स्पॉट। वो मस्जिद में गया और उसने फायरिंग कर दी। तो क्राइम तो है। इसी तरह से वहां पे अमेरिका में आजकल बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, मतलब इन है कूल, उनका ट्रेंड चल रहा है। कोई ना कोई बच्चा स्कूल में गन ले जाता है, स्कूल में फायरिंग कर, यानी कि हर दूसरे दिन ये खबर आ रही होती है कि आज वहां पे हो गया, आज वहां पे होगा। और अगर स्कूल में नहीं लेके जाते तो किसी बार में ले जाता है, बार में आगे फायरिंग करता है, शराब पीता नशे में आके फायरिंग कर देता है। अब क्वेश्चन इज कि यार इतनी अच्छी पुलिसिंग है, इतने मतलब हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास, डिजिटल डिवाइसेस हैं, लोग जाके गन भी खरीद लेते हैं, लोग जाके वेपन भी खरीद लेते हैं, लोगों को कोई पकड़ने वाला नहीं सुना। तो एक चीज तो ये है ना कि क्राइम में पुलिस का रोल होना चाहिए। दूसरी चीज पता है क्या? देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में हर बंदा ही अमीर हो, क्राइम होगा? एक मिनट के लिए सोचें थोड़ी देर। सबके पास एक जितने पैसे हैं, सोचा मैंने क्या कहा? सोचना भी मुश्किल है ना मैं क्या कह रहा हूँ।
सोचें एक मिनट के लिए, सब अमीर है, कराची पूरा सारा अमीरों का शहर है। अब बोले, अब नहीं होगा ना, अब किसी को कोई डिजायर ही नहीं होगा कि सबके पास एक ही जैसी चीज है। यू गेट इट? जन्नत में भी क्राइम इसीलिए नहीं होगा, यू नो, सबके पास सब होगा, जो जो सोचता जाएगा उसको मिलता जाएगा। तो किसी के पास ये लालच नहीं होगी कि अच्छा उसके पास वो है, मुझे ये भी चाहिए, यू नो। अब है ही नहीं, उसके पास जो है वो मेरे पास भी है। Everyone is having sufficient amount of energies with them. तो अब आप समझें कि अगर हर एक के पास सोसाइटी में बेसिक नेसेसिटीज है, लेट्स नॉट गो इनटू लग्जरीज, बेसिक नेसेसिटीज ही ले लेते हैं। हर एक को गवर्नमेंट इतने पैसे देती है कि वो अपने बच्चों का अपना ख्याल रख सके, इलाज करा सके, अच्छी जिंदगी गुजार सके, बहुत लग्जरीज नहीं, बेसिक जिंदगी गुजार, तो जाहिर है क्राइम वैसे ही कम हो जाएगा, उसमें तो पुलिस की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्राइम लोग करते क्यों है या मोबाइल छीनते क्यों है ज्यादा कराची में लोग बेचारे, क्यों गन पॉइंट पर लुटते हैं? क्योंकि महंगाई इतनी है, गुर्बत ज्यादा है, लोगों के पास बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे ना, और तो भूखे तो नहीं मर सकते वो। खुद अगर वो भूखा मर भी जाए बेचारे, तो उनके घर में जो बच्चे हैं उनके पास पैसे नहीं, तो वो कहाँ से आके जो है ना उनको खिलाए। हाँ, ये इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि उनको ये करना चाहिए, लेकिन मैं ये वजह बता रहा हूँ कि करते क्यों। तो अगर हम उनके उनके घर पे जाए, उनको बोले देखो बेटा तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें कितने चाहिए मुझसे लो, पैसे लो, तो क्या वो बंदा कभी, अगर वो सेंसिबल आती है, वो रोड पे जाके गन लेके लोगों को कुछ करे? जवाब है नहीं। अब आप जरा इस ग्राफ को रियलाइज करें और उस कॉन्टेक्स्ट में रियलाइज करें जो मैं भी आपसे कर, ऊपर वाले केस में क्राइम ज्यादा है। ऊपर वाले केस में क्राइम क्यों ज्यादा है? बिकॉज कम लोगों के पास ज्यादा पैसे, ज्यादातर लोग क्या है? गरीब है। नीचे वाले केस में क्या है? क्राइम कम है, बिकॉज ज्यादा मेजोरिटी के पास ज्यादा पैसे, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गरीब। इज दिस क्लियर? तो ओवरऑल जहां सोसाइटी अच्छी है वो नीचे वाला केस है, ओवरऑल जहां रिएक्शन तेज है वो नीचे वाला केस है, ओवरऑल जहां रिएक्शन में मुसीबत है, परेशानी है, जो स्लो है, वो ऊपर वाला है, उसके अंदर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? तो हायर टेम्परेचर से इन सिंपल टर्म्स क्या होगा? रिएक्शन स्पीड तेज हो जाएगी, लोअर रिएक्शन से या लोअर टेम्परेचर से रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल देते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन दे देता हूँ। हमारे यहाँ पे पहले लोगों के अंदर ये ट्रेंड होता था कि वो लोग बहुत शेयरिंग करते थे, बहुत शेयरिंग करते थे। यानी कि ऐसा आप लोगों ने शायद ही कभी देखा हो कि आप लोगों के घर में रमजान में अफ्तारी ना बने। अब ये देखिए मैंने क्या जुमला इस्तेमाल किया, अफ्तारी नहीं बनी। क्यों अफ्तारी नहीं बनी? इसलिए नहीं बनी कि मसला है, नहीं, इसलिए नहीं बनी कि आज दिन तय है, आज फलाना नेबर अफ्तारी लेके आएगा, आज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता है ऐसा भी होता था इस शहर में कि पूरी कम्युनिटी, उसमें लेट से 15-20 फैमिलीज रहती हैं, जो नेबर्स हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, सिर्फ जानने वाले हैं, सलाम दुआ करने वाले लोग। तो अब ये डिसाइडेड होता था, अम्मियों की आपस में सेटिंग होती थी, आज मैं ये बनाऊंगी, आज आप ये बनाएंगे, और आज आप ये बनाएंगे, और आज हम क्या करेंगे, आज हम सबको बांटेंगे। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था कि जो खाना बनाने वाले लोग होते थे, वो बना बना के सबको क्या करते थे, देते रहते थे। तो जो जाहिर है, जब पता होता था कि आज इनके घर से अफ्तारी आएगी, तो उनके घर में कभी फिर कुछ नहीं बनता, और नेक्स्ट डे क्या होता था, नेक्स्ट डे आपके घर से कुछ बन के जा रहा होता। तो ओवरऑल रिसोर्सेज ज्यादा थे, ओवरऑल जब रिसोर्सेज ज्यादा थे ना, तो लोग क्या करते थे, शेयरिंग ज्यादा करते थे। अब रिसोर्सेज क्या है, स्क्यूड है, स्किम्ड है, बहुत कम लोगों के पास ज्यादा पैसे रह गए, बहुत कम लोग बेचारे यही कोशिश कर रहे हैं कि वही खा पी ले, तो वो ज्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे। तो ओवरऑल ये वाला जो हिसाब किताब है, ये ज्यादा वैलिड रहता है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। एक चीज रह गई, पार्टिकल साइज तो वैसे चले फजूल सी बात है, लेकिन कर लेते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन जो है ना फास्ट हो, तो मुझे रिएक्टेंट के बड़े बड़े पार्टिकल्स हेल्प करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स हेल्प करेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स हेल्प करेंगे। क्यों छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसा क्या फायदा होगा? वो कोलाइडर नाम से करेंगे, जबरदस्त। जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड ह्यूज ब्लॉक्स होंगे। सोचिए फॉर एग्जांपल मैं जूस बना रहा हूँ, और टैंक के अंदर से टैंक का एक पूरा स्टोन निकला, बड़ा सा माउंटेन, उसको मैं मिक्स कैसे करूँगा? ये जो तोड़ तोड़ गई ना, तो तोड़ने से क्या होगा, पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ये तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, अगर मैं कैटलिस्ट ले आऊँ, रिएक्शन तेज हो जाएगा। कैटलिस्ट के आने से क्या होता है, रिएक्शन तेज हो जाता है।
लेकिन कैटलिस्ट पता क्या करता है, कैटलिस्ट बहुत बड़ा जो है ना समझ लें जबरदस्त सब्सटेंस इस हिसाब से होता है कि कैटलिस्ट भाई खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ वो रिएक्शन को तेज करता है। अब इसकी एग्जांपल ले लें, मैं लेट्स से बच्चे आ रहे हैं क्लास में, मैं उनके लिए क्या करता हूँ, मैं उनके लिए ना चेयर्स अरेंज करता हूँ। तो क्या इसका मतलब है कि मैं पढ़ने लग गया या मैं स्टूडेंट बन गया? नहीं, मैंने उन बच्चों को क्या किया, फैसिलिटेट किया ताकि उनका पढ़ना आसान हो जाए। और उनके पढ़ने से ज्यादा मुझे शोर बहुत बुरा लगता है, आएंगे वो जाए हिट करेंगे, मुझे बुरा लगेगा, तो मैंने पहले से सेट कर दी कि आपके आराम से खामोशी से पढ़। ठीक है, इसी तरह से दो लोग लड़ रहे हैं, अबरार और अब्दुल यहाँ पे जो है ना लड़ाई कर रहे हैं। शोएब ने आगे ना बोला अबरार को कि ये तो है ही बुरा, मारो इसको और लड़ो और बंदे बुलाओ, इसने तो ये भी किया है, इसको याद करा रहा है ना, वो गिन गिन के याद करा रहा है, इसने उस वक्त ये किया था, इसने उस यू नो द वे पॉलिटिशियंस दे डू कि उस वक्त तुमने देखो ये किया था, उस वक्त तुम्हारा ये बयान था जब तुम उस जमाने में, तो उससे क्या होता, उससे लड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो दो लोगों के बीच में हो रही थी, स्वयं को क्या मिला, सेटिस्फैक्शन, क्या लड़ाई हो रही थी बस होने में, उसने कोई हासिल नहीं किया कुछ, यानी कि ना वो सिर्फ आगे मिर्चा लगा के। तो कैटलिस्ट का क्या काम है, कैटलिस्ट का काम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल दो रिएजेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, दो रिएजेंट्स पे कोई इफेक्टिव कोलिजन होने वाला था, तो वो इफेक्टिव कोलिजन को एनहांस कर देता है। वो एनहांस कैसे कर देता है, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है। अब कोलिजन की टर्म्स में अगर इसे हम समझते हैं तो इसे इस तरह से समझें, मैं हनी को वाटर में अगर मिक्स करना चाहूँ तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, हाई टेम्परेचर पर मिक्स करूँ या लो टेम्परेचर पर मिक्स करूँ? हाई टेम्परेचर एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, यू गेट माय पॉइंट। लोअर टेम्परेचर में भी हनी मिक्स हो जाएगा बिकॉज हनी इज सॉल्युबल इन वाटर, मिक्स हो जाएगा, लेकिन देर लगेगी, ज्यादा स्टिरिंग करनी पड़ेगी, रिपीटेडली टाइम करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लें फौरन से क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। करेक्ट। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ऐसा नहीं हुआ कि हनी के सॉल्यूशन में कोई नई चीज आ गई, नहीं नहीं, हनी सॉल्यूशन ही रहा और कोई नई चीज नहीं आई, लेकिन फर्क ये पड़ गया बस कि ओवरऑल स्पीड ज्यादा। इज दिस क्लियर? तो अब ये लिस्ट है जो याद करनी है आपने, रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बल्कि आप क्या याद करें, आज सारे याद ना करें, इससे तो मसला हो जाएगा, सारे याद करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या याद करना है, आपने ये याद करना, आपने ये याद करना और आपने ये याद करना। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स के लिए दिया है। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, इसमें यानी कि मैं नाइट्रोजन लेता हूँ और मैं साथ में हाइड्रोजन लेता हूँ और मैं बनाता हूँ अमोनिया गैस। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो यूज होता है आयरन। कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3, तो SO2 is oxidized to SO3, this is again a reversible reaction। यहाँ पे जो चीज यूज होती है that is vanadium pentoxide, और ये तो हम कर चुके हैं, आपको याद आता है, अल्कीन्स को अल्केन में कन्वर्ट करें तो हमें निकल चाहिए होता था या प्लैटिनम चाहिए होता था, कोई भी ट्रांजिशन। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ध्यान से, और रिएक्टेंट्स के पास इस वक्त जो एनर्जी मौजूद है, जिस वक्त वो कुछ भी नहीं कर रहे, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, जो रिएक्टेंट्स के पास ऑलरेडी मौजूद है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेट, यानी कि दिस रेफर्स टू, यहाँ तक जो एनर्जी है वो क्या है, इंटरनल। इस लेवल पे जाके ये रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और फिर ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। तो ये वाला लेवल जहां पे जाके रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनी हुई है, ये बनी हुई है उस वक्त जब हमारे रिएक्टेंट्स में देयर इज नो कैटलिस्ट इन्वॉल्व। इतनी इंटरनल एनर्जी थी और उसको रिएक्शन करने के लिए इस लेवल पे जाना पड़ा, जिसके बाद जाके रिएक्शन हुआ और फिर अल्टीमेटली क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ओके फाइन। लेकिन फिर मैंने बीच में थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने ये वाली चीज नीचे ले आया, यानी कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल क्या था, ऊपर था, अब एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल कहाँ है, नीचे से। इसका मतलब है कि इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि रिएक्टेंट को हाई लेवल अटेन नहीं करना, रिएक्टेंट बहुत लो लेवल पे जाके क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है।
तो उससे फायदा क्या होगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल वो हो सकती है जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि हनी और वाटर को मिक्स करें विदाउट हीटिंग। तो हनी मिक्स होने में ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अभी उसमें हीटिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको मिक्स होने में क्या लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो रिएक्शन क्या है, स्लो है। अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाएं तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे हो ये रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है और वो बड़े आराम से मिक्स हो। ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छा, देन एक और टर्म मुझे आपको समझानी है, दैट इज एंजाइम्स। डू यू नो व्हाट एंजाइम्स आर? बायोलॉजिकल। अच्छा, बायो फिर बायो वाले बताएंगे। आई डोंट नो। अमीनो प्रोटीन्स made of protein. Enzymes are made of proteins. Okay, okay. Any use? नहीं नहीं, काम पता है, मैंने बायो थोड़ी पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एक चीज तो पहली पहली चीज तो ये होगा कि ये कैटलिस्ट है, तो इसका मतलब है ये कैटलिस्ट होगा, ये स्पीड ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करें और खुद इन्वॉल्व नहीं। अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या, यानी कि बैक्टीरिया होगा, जिंदा होगा, समझ रहे? लिटरली कोई चीज होगी जो हेल्प कर रही होगी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे अंदर बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया हमारे अंदर नहीं है, हम बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, हमारे अंदर इतने बैक्टीरिया होते हैं। सोचा मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, हम ये नहीं सोचे कि हमारे अंदर बैक्टीरिया है, हम पूरे बैक्टीरिया से बने हैं। अगर हमारे बैक्टीरिया खत्म हो गए तो हम जिंदा ही नहीं रह सकेंगे, हम खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब बैक्टीरिया इज समथिंग गुड। ठीक है, बैक्टीरिया अच्छा होता है। अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, देखिए मैं खाना खाता हूँ तो मेरा जो फूड है उसका पूरा डाइजेशन प्रोसेस बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू। अल्लाह ताला ने जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है उसके अंदर मुझे ऑर्गन दिए, फॉर एग्जांपल टीथ दिए। टीथ क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को, वो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, वो पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, थ्रू ईसोफेगस स्टमक में जाते हैं। स्टमक में क्या होता है, एसिड्स होता है, वो एसिड क्या करते हैं, उन जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको और मजीद क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। अब उसमें से जो फैट है वो अलग हो गया, उसमें से जो कार्ब्स है वो अलग हो गया, उसमें से जो प्रोटीन है वो सब अलग हो गया। अब मेरी बॉडी को ये कौन सिखाएगा कि भाई तुमने फैट एब्जॉर्ब करना है, तुमने कार्ब एब्जॉर्ब करना है, तुमने प्रोटीन एब्जॉर्ब करना है? तो वो आएगा एंजाइम या बैक्टीरिया। इज दिस क्लियर? तो जब वो मेरी इंटेस्टाइन से पास होगा तो एक इंटेस्टाइन के लेवल में सारे वो एंजाइम्स के सारे वो बैक्टीरिया बैठे होंगे जो क्या कहते हैं, प्रोटीन खाते होंगे। तो जब खाना वहां से गुजरेगा तो सारा प्रोटीन वो खा जाएंगे। फिर वो बैक्टीरिया पूरा मेरे ब्लड स्ट्रीम में घूम कर रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि फिर ब्लड स्ट्रीम में मेरे एक्चुअली जो प्रोटीन है वो एक बैक्टीरिया के सेल में, और वो मुझे हेल्प कर रहा होगा, मेरे टिश्यूज को रिपेयर कर रहा होगा, ग्रोथ में और मेटाबॉलिक फंक्शन में, डिफरेंट चीजों में वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ अर्से के बाद बैक्टीरिया मर जाता है, फिर बैक्टीरिया अंदर डीजेनरेट भी हो रहा होता है। जबरदस्त किस्म का एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ऐसे तो इतना पता होना चाहिए। अब इसकी फिजिकल इंफ्लुएंस क्या है, इंसान के अंदर जाके तो किसी ने भी देखा, अच्छा बैक्टीरिया, वाह भाई वाह ये है। अब आते हैं बाहर कहाँ है, आपने कभी लिविंग बैक्टीरिया देखा? नहीं देखा? देखा है आप लोगों ने, आप लोगों को पता ही कुछ नहीं, देखा है आप लोग, रोजाना मिलते भी होंगे उससे। आपने कभी जिंदगी में ब्रेड देखी, जिंदगी में कभी योगर्ट खाई है आपने? ठीक है, अब देखिए बायो खुल खुल के आ गई, शर्म आनी चाहिए, केमिस्ट्री का टीचर बायो पढ़ा रहा है। तो वो जो क्या कहते हैं, ईस्ट होता है बेसिकली, एजाइमीज जो बन रहा होता है, तो वो खुद बैक्टीरिया होता है, लिविंग बैक्टीरिया होता है। और कुछ ईटेबल मशरूम्स भी होते हैं, पता है आपको? मशरूम्स के अंदर भी बैक्टीरिया होता है, ऑयल्स के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, फ्रूट्स के अंदर भी बैक्टीरिया होता है। सोचा कितने बैक्टीरिया देखना आपने, पता ही कुछ नहीं आपको। तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने जो है ना वो अटैक करके हमारी जो रिएजेंट साइट है उसको क्या किया, उसको अरेंज किया ताकि हमारे पास जो रिएक्टिंग अपकमिंग मॉलिक्यूल है वो आगे फिट होगा। यानी कि इसको समझाने के लिए अगर मैं एग्जांपल इस तरह से दूं कि एंजाइम से पहले ये मॉलिक्यूल भाई ऐसे थे, तो इसमें आके ये फिट नहीं हो सकते,
तो एंजाइम ने क्या किया, ये जगह बनाई, सेट किया उसको, ताकि ये क्या हो सके, फिट हो सके। तो अब जब ये फिट हो जाएगा तो ये काम स्पीड से कर लेंगे, सिंपल एक्शन। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये वो है जो चैप्टर 1 के अंदर कुछ चीजें इस्तेमाल होती हैं। पहली चीज बेटा ये क्या है, क्लास, कॉनिकल फ्लास्क भी कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस। ये क्या है, रबर पंप, रबर पंप, जिसको एक स्टॉपर के तौर पर यूज कर रहे हैं। ये क्या है, एक ट्यूब, इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। ये यहाँ से गैस क्या करे, डिलीवर करे। अब ये क्या है, इट्स अ गैस सिरिंज। यहाँ पे गैस आती जाएगी तो क्या होता जाएगा, ये पीछे जाता रहेगा प्लंजर से खुद ही ऑटोमेटिकली। इससे क्या समझ में आ रहा होगा कि गैस फिल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इज दिस क्लियर, गैस फिल हो रही है। ये क्या है, स्टॉपवॉच। इससे मैं क्या पता करूंगा, टाइम। तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम। तो अगर मुझे वॉल्यूम पता होगा और टाइम पता होगा, मैं उसका ग्राफ बना के क्या निकाल लूंगा, रेट ऑफ द रिएक्शन। इज दिस क्लियर। फिर ये क्या है, ठीक है, अगेन फ्लास्क, कॉटन वूल्स है, और यहाँ पे कोई रिएक्टेंट एजेंट है। ये क्या चीज, बैलेंस, जो क्या बताएगा, मास। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में मास कुछ और होगा, और जब रिएक्शन चल रहा होगा तो मास कुछ और होगा। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो भी गैस बन के उड़ रही होगी या ऊपर चली जाएगी, तो मास आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कम हो जाएगा। और कम होगा तो मैं अगर टाइम भी नोट कर लूं, तो जहां पहले मैं वॉल्यूम और टाइम का ग्राफ बना रहा था, तब रिएक्टेंट का वो स्पीड निकाल रहा था, यहाँ मैं मास और टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर। टाइम, ये याद नहीं करने की टेंशन लेना कि वो ऊपर होगा या वो नीचे होगा। यूजुअली इसका इसका एक लॉजिकल रीजन है, तुम समझ सकते हो। पता है वो क्या है, इसका लॉजिकल रीजन ये होता है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा वो क्वांटिटी होती है जो हम चेंज कर नहीं रहे होते, खुद ही चेंज हो रही है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो मैंने क्या कहा, सोचो मैंने क्या कहा, नहीं समझ आया कि मैंने क्या कहा। टाइम को कोई जिंदगी में कंट्रोल कर सकता है, तो टाइम तो खुद ही चल रहा है ना। मैं किसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मास को। तो मास इंडिपेंडेंट है, सॉरी टाइम इंडिपेंडेंट है। तो वो समांतर क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होती है वो हमेशा एक्स पे आती है, जिन्हें आप रिएक्शन में कंट्रोल नहीं कर रहे होते, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में। खुद ब खुद ड्रिवन है, सेल्फ ड्रिवन है। मास हम कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, हमेशा इंडिपेंडेंट, जो किसी के हाथ में नहीं। वाई एक्सिस पे क्या आएगा, जो हम ह्यूमनली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये दो चीजें याद करनी है, एक ये याद करना है आपको और एक ये याद करना है। तो क्या याद करना है? अगर हम लैब में जाके ये टेस्ट करना चाहते हैं कि जिस सब्सटेंस की मुझे अभी बात करनी है, जो सब्सटेंस मेरे हाथ में है, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका कैसे पता चलेगा। तो पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट से कार एजेंट के पास जाता हूँ, कार एजेंट के पास में जाता हूँ, तो कार एजेंट क्या होगा बताएं। मैं किसी कार एजेंट के पास गया, वो मुझे क्या करेगा, गाड़ी दिलाने में हेल्प करेगा। यू गॉट माय पॉइंट। यानी कि एक्चुअली मैं उससे गाड़ी लूंगा और उसके पास से एक गाड़ी कम हो जाएगी। एम आई राइट। यानी कि जब हम किसी एजेंट के पास जाते हैं, तो वो जिस चीज का एजेंट होता है वो उस चीज में दूसरे को हेल्प करता है। कार एजेंट कार खुद नहीं खरीद रहा मुझसे, कार एजेंट मुझे कार दिलाने में हेल्प कर रहा है। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा।
जो भी इसके पास आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो रिडक्शन में हेल्प करेगा। इज दिस क्लियर? दोबारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, में हेल्प करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो रिडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस आने वाले कंपाउंड को, बंदे को, इंसान को ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा जो उसके पास आ रहा है, तो खुद क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा। जैसे मैं कार एजेंट के पास जब गया था, तो एक्चुअली आई वाज द वन हु वाज बाइंग अ कार, दैट कार एजेंट वाज सपोज्ड टू लूज अ कार, so I am gaining something and that agent is actually doing the opposite what I am having, तो उसका उल्टा कर रहा है, वो लूज कर रहा है। अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो वो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। इज दिस क्लियर? और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो रिडक्शन में सबको हेल्प करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, उल्टा है। इसे ऐसे समझें कि हमें अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हम चैरिटी करें, चैरिटी करने से हमें क्या होता है, हमें बरकत होती है, हमें फायदा होता है। ठीक है, क्या ये कोई अकल की बात है? वैसे ये कोई प्रैक्टिकल बात है, मुझे इसकी प्रैक्टिकलिटी समझाना। कोई बंदा मेरे पास आया पैसे मांगने, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, इसमें मेरे लिए कैसी बरकत है? मेरा तो नुकसान है, मेरा नुकसान है। प्रैक्टिकल टर्म्स की बात करें, अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे एक्चुअली क्या होने वाला। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने उसको 100 रुपए दे दिए, तो मेरे पास से 100 रुपए कम हो गए। तो लेट्स पुट इट दिस वे, आई वाज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो बंदा मेरे पास आया, ऑक्सीडेशन में मैंने उसकी हेल्प की, मैंने उसको 100 रुपीज दे दिए, वो चला गया। एक्चुअली मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो मैं तो रिड्यूस हुआ ना। इज दिस क्लियर? मुझे तो रिडक्शन हुई। एक मिनट, ये तो प्रैक्टिकल बात है ना भाई। अल्लाह ताला ये थोड़ी कहते हैं कि तुम्हारे ये जो 100 रुपए ये कम नहीं होंगे। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मुझे तो ये चेक करना है कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या पैसों से ज्यादा मोहब्बत करते हो। तो अगर तुम पैसों से ज्यादा मोहब्बत करते हो तो तुम पैसे लेके बैठे रहोगे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि पैसे दो और तुम सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि अल्लाह ताला ने कहा पैसे दे रहे हो, तो फिर तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट? तो ये तो उसका स्पिरिचुअल इम्पैक्ट है। और तभी लोग मसले में इसीलिए फंस जाते हैं कि जो बेचारे अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करते, जो सिर्फ दुनिया के हिसाब से देख रहे होते हैं, वो चैरिटी नहीं कर रहे होते। बाकी हम पाकिस्तानी तो माशाल्लाह इतनी चैरिटी, कराची वाले तो वैसे चैरिटी करते हैं। अगर कोई मतलब कोई वैसे मांग के नहीं लेके जा रहा होता तो हम उसको वैसे जबरदस्ती ले जाते हैं, वो उससे छीन के हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता करना और रिड्यूसिंग एजेंट का पता करना। इज दिस क्लियर कि आप क्या करने जा रहे हैं? तो लैब में अब हम कैसे चेक करेंगे कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग। तो अगर हमें चेक करना है कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम हेल्प करते हैं, लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, क्या है लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। जिस सॉल्ट को हमें चेक करना है उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। अगर वो ब्राउन कलर का चेंज हो जाए, सॉल्यूशन बन जाए, तो इसका मतलब है हम रेफर करेंगे कि भाई इसके अंदर क्या था, एक अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूंगा तो वो कैसे चेक करूंगा? तो उसके लिए मैं चेक करता हूँ, यूज करता हूँ एसिडिफाइड, यानी कि along with acid I would be using potassium permanganate, that is KMnO4. this is potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट में यूजुअली जब यूज करूंगा तो इसका मतलब है कि आई एम सर्चिंग फॉर अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो सैंपल है मेरे पास, कहाँ पे देख रहा हूँ, अच्छा ये तो ऊपर वाला ही, ठीक। जो सैंपल है मेरे पास, उस सैंपल में मैं क्या ऐड करूंगा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। और अगर KMnO4 डीकलराइज हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो मैं ये कहूंगा कि हाँ मेरे पास जो एजेंट था दैट वाज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो
दो कलर स्कीम्स आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो ब्राउन एंड कलरलेस। सेकेंड थिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का ओरिजिनल कलर होता है पिंक। जब हम इसे किसी ऐसे सब्सटेंस में डालते हैं जिसके बारे में हमें ये गुमान हो कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दैट चेंजेस फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। अगर वो पिंक टू कलरलेस हो जाता है तो हम कहेंगे कि दिस गिवन सैंपल वाज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो कलरलेस नहीं होता तो हम कहेंगे कि ठीक है, दिस इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। इज दिस क्लियर? तो ये याद करना है। क्या याद करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड। रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस से किस कलर में जाएगा? ब्राउन कलर। इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास वो जो चीज थी दैट वाज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट पिंक से क्या होगा? कलरलेस होगा। अगर वो पिंक से कलरलेस हो जाएगा तो हम ये कंफर्म कर देंगे कि हमारे पास जो चीज है वो क्या है? रेडिएशन। ठीक है, एक चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म हो गया। एनी क्वेश्चंस? मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो बताया नहीं अभी। मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, पहले तो इसके ऊपर बात करें। तो कल मैं आप लोगों की क्लास सुबह में रखूंगा, वो उनसे कंफर्म करता हूँ। मैसेज आया जबरदस्त दिखाऊंगा। दिल खुश हो गया। असल में कल यौम अली है तो उसकी छुट्टी है बाकी जगहों में, तो मैं सुबह में फारिग हूँ। ये तो अपने ही लोग हैं, ये तो हमारे लिए खोल लेते हैं सेंटर। बेटा इस मोबाइल में आप क्लास में सेल्फी ले रही, मेरी वीडियो बना रही है, अपनी बना रही है, क्या कर रही है? स्टेटस अपलोड कर रही है इंस्टा पे, क्या करना चाहती है मुझे है? कुछ इसके अलावा कर रही है, यानी कि कर रही है, इसका मतलब है तय हो गया कि शी इज यूजिंग मोबाइल। ये एक जाल था जो मैंने आपके लिए बिछाया था, आप उसमें फंस गए। एनीवेज, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ से शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ तो जो बंदा मेरे पास आएगा मैं उसको ऑक्सीजन दूंगा या उससे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा या उससे हाइड्रोजन ले लूंगा, तो वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। लेकिन मैं क्या हुआ? रिड्यूस। इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये आप लोगों को भेज देते हैं और फिर हम लोग अपना दूसरा चैप्टर शुरू कर लेते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। केमिस्ट्री ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहली चीज तो एसिड क्या होता है भाई? जल्दी जल्दी जल्दी, एसिड क्या होता है? आप लोग मुझे बता रहे हैं पीएच से शुरू, सीधा आगे चलता है, शुरू भी पीएच से किया जाता है। चलो गुड। तो एसिड वो होते हैं जिसमें कुछ H पॉजिटिव होता है, बेसिस वो होते हैं जिसमें कुछ OH नेगेटिव होता है। एसिड्स की पीएच होती है 0 to 7 के बीच में कहीं पे, बेसिस की पीएच होती है 7 to 14 के बीच में। सॉरी बेस, अब एक मिनट पहले एसिड और बेसिस छोड़ो। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। पूरा चैप्टर खत्म। लिटरली इसमें सिर्फ ये है अगर बेसिक देखा जाए ना तो। अच्छा, अब आते हैं एक एक चीज जो हम अजीब सी मतलब शो मारने के लिए ना बस फजूल में कहीं से बोले alkalis. Now what is an alkali? Alkali is a soluble base. Now what do you understand by a soluble base? देखिए एक था बेस, बेस क्या था? जिसमें OH है ना। अब ये OH भाई अगर पानी में चले जाएंगे
तो मैं उससे क्या कहूंगा, तुम अल्कली हो। अगर पानी में नहीं जाएंगे तो मैं कहूंगा अच्छा तुम अल्कली कहलाने के मुस्तहिक नहीं हो। तो अब आई कैन से एवरी अल्कली इज अ बेस, राइट, बट एवरी बेस is not an alkali. Only soluble bases are alkali. Base अब आते हैं आगे। तो अब देखें इसको पढ़े क्या लिखा हुआ है यहाँ। एसिड्स की हेडिंग से शुरू करना, ऊपर वाला तो सिलेबस आउटकम। कौन डाइल्यूट हो जाएगा, HCl। पानी में देखें सबसे पहली चीज HCl है क्या, एसिड खुद लिक्विड होगा, तो इसमें डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन की बात कहां से, खुद ही लिक्विड होगा ना। अभी तो सिर्फ ये बात हो रही है ना कि एसिड क्या है, अभी डाइल्यूटेड एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड की बात थोड़ी होगी। मैं बाजार में गया, मैंने अंकल को कहा अंकल मुझे एसिड दे दे। अंकल मुझसे ये पूछे तो कौन सा एसिड चाहिए, तो अंकल ने, बच्चे ने बोला एसिड देना, अंकल एसिड दे देंगे। नाउ उस एसिड की कंटेनर को मैं घर पे लाके आप पानी डाल दो उसमें, तो नाउ दैट वुड टर्न टू डाइल्यूटेड। पानी नहीं डालता तो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो एसिड इज नॉट डिफाइंड बाय इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, एसिड इज एसिड, बेस इज बेस। अच्छा ये पूरा पढ़ाने का मकसद क्या था, ये सब याद करना पहली चीज। दूसरी चीज क्या इसमें वही बात है ना लिखी हुई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, एसिड में क्या है H पॉजिटिव, बेस में क्या है OH नेगेटिव। एसिड की पीएच क्या होती है 0 से 7 तक होती है, बेस की पीएच क्या होती है 7 से 14 की होती है, ठीक है ओके। एक मिनट, यहाँ कहीं ये लिखा हुआ है कि बेस खतरनाक नहीं है, कहीं लिखा हुआ है क्या, यहाँ ये लिखा हुआ है कि एसिड खतरनाक है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को ऐसा नजर आता है इसको पढ़ने के बाद कि एसिड खतरनाक होता है, खतरा है, कुछ डेंजर है, बेस खतरनाक नहीं है, बेस इज लव। एक्चुअली इसका काफी हद तक उल्टा होता है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन केसेस। एसिड खतरनाक हो सकते हैं लेकिन बेसिस ज्यादा खतरनाक होता है। अब आते हैं, आपने जिंदगी में कभी एसिड देखा, देखा है, गुड, कहाँ, नहीं कभी, किधर, मिल्क में एसिड होता है, जबरदस्त, गुड, तो वो तो पीते हो, तो क्या वो खतरनाक हुआ, नहीं, तो एसिड खतरनाक होना जरूरी नहीं। खतरनाक एसिड देखा कभी आपने, ब्लीच, ब्लीच खतरनाक, आप लोगों ने देखा ब्लीच, स्विमिंग पूल में होता है ना क्लोरीन, वो ब्लीच से डालता है, यानी कि हमारे स्विमिंग पूल वाले आपको क्या लगता है क्लोरीन ला के डालेंगे, जी नहीं, वो बाजार से ब्लीच की टैबलेट खरीद के लाते पूरे पूल में पहन दो जाओ। तो एक्चुअली जी इस कपड़ों का स्किन उधर जाती है भाई, आंखें और ये जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं, मतलब अगर वो प्रॉपर तरीके से उसको सही मेंटेन नहीं है, क्योंकि वो तो जो स्विमिंग पूल को देख रहे होते हैं अंकल, वो कोई मतलब केमिस्ट थोड़ी होते हैं, वो तो अंकल होते हैं उनका काम होता है अंकल होना, तो उनको जब लगता है वो डाल देते हैं कुछ, तो जो लोग उसके अंदर जाके बाहर निकलते हैं एक्चुअली वो ब्लीच होकर निकलने वाले हैं। तो खतरनाक एसिड इज ब्लीच, ठीक है। एक और खतरनाक एसिड भी होता है जो हमारे स्टमक के अंदर होता है, दैट इज HCl। जो हमें कभी कभार एसिड रिफ्लक्स होता है, ज्यादा रमजान में हो रहा होता है, हम खाना खाते क्या करते हैं, सबसे पहले तो मुसलमान होने का मतलब है रमजान में आप सहरी तक जागेंगे और सहरी के बाद आप क्या करेंगे, सो जाएंगे, बिल्कुल हाइबरनेशन में चले जाएंगे, और आप कब उठेंगे, आप उठेंगे 2 बजे 3 बजे, और अगर कोई पागल टीचर होगा जिसने क्लास रखी होगी तो उसको बचवाए देते हैं उठेंगे उसकी क्लास। तो चले ठीक है, मैंने असल में 3:15 बजे रखी थी तो मैं उससे आगे हूँ, अगर मैंने 12 बजे रखी होती ना तो इस 3:15 बजे हर इंसान उठ जाता है जिसका रोजा हो, क्योंकि रोजा उसको खुद उठा देता है कि भाई बस
कमर बोल रही होती है बस हेड हो गई। अम्मी तो खैर एक अलग ही डिवाइस है। तो खैर एनीवेज, अम्मी नहीं, आप गलत रिफ्रेश करिए। अम्मी घर में हमसे ज्यादा इज्जत मासी की होती है। अब सही है ये, अब सेट करें आप इसे जरा। जिस दिन घर में मासी ना आना होता है, इसका मतलब होता है घर के तमाम तो लोग घर से बाहर जा सकते हैं क्योंकि अभी मासी का राज चलेगा। तो कौन सा चार्ज है, कौन सा एसिड का एच पॉजिटिव होगा, लिस्ट दूंगा याद करना। एसिड का एच पॉजिटिव होगा, बेस पे OH नेगेटिव होगा। अच्छा दूसरी बात, मैं जो बात कर रहा था कि खतरनाक कौन है और कम खतरनाक कौन है, उसकी बात जो कर रहा था, उसको मैं जरा इस तरह से समझा दूं आपको। अगर मैं अपना हाथ लूं और मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड गिरा दूं, दैट इज अ बेस, अल्कली गिरा दूं, आपको पता है वो आर बार हो जाता है, बूंद भी नजर नहीं आएंगी। तो ये जहन में नहीं रखना है कि ओनली एसिड्स आर डेंजरस, बेसेस आर डेंजरस टू। इट डिपेंड्स कि व्हिच बेस वी आर टॉकिंग अबाउट। एसिड्स भी खतरनाक होते हैं, लेकिन बेसिस भी क्या होते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। आपने दो एसिड्स की एग्जांपल दी मुझे, एक मिल्क की बात की लैक्टिक एसिड जो कि खतरनाक नहीं है, एक आपने बात की बीज की जो कि खतरनाक है। बेस की कोई ऐसी एग्जांपल ही नहीं मिलती जो खतरनाक ना हो। अब आप अंदाजा लगाएं बेस कितना खतरनाक होगा। तो बेस जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं वो क्या होता है, सोप्स, डिटर्जेंट्स, सर्फ्स, शैम्पूस, दे आर ऑल बेसिस। तो अगर खुदा ना खास्ता आप क्या कहते हैं ज्यादा सोप यूज करते हैं, ज्यादा सोप यूज करने का एक तो है ना कि कोविड के अंदर लगे हुए हैं कि बैक्टीरिया ना आए और ये ना हो और वो ना हो, तो स्किन डिजीज हो जाएगा आपको, सबसे पहले चीज आपकी स्किन फट जाएगी। दूसरा, आपको अगर आंख में चला गया सोप तो आपको पता है आपके साथ क्या होगा, ज्यादा शैम्पू करते हैं आपके बाल ज्यादा गिरेंगे आपके बालों में ज्यादा क्या कहते हैं डीकलराइजेशन होगी, नेचुरली ये होगा। तो ये सारी चीजें बेसिस के इफेक्ट्स हैं। बेसिस खाने के अंदर हमें नहीं मिलता ज्यादा, ठीक है। अच्छा अब आगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होंगे, एग्जांपल पानी pH 7। अब ये क्या है, ये मैं समझाने के लिए ना, बिल्कुल बेटा आपने ऑफेंड नहीं होना, बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होना, थोड़ी सी अजीब सी बात होने वाली है। वो जो खवातीन होती है ना जिनको फेयर कॉम्प्लेक्शन होने का शौक होता है, आजकल तो फेयर एंड लवली फॉर मेन भी चल रही है मार्केट में। पहले होती थी, पढ़ाते हुए बड़ा मजा आता था। अब होता है कि वो यूजुअली उस फेयर एंड लवली के साथ ना एक कलरिंग स्कीम आती थी। डे 1 आपका कलर बिल्कुल ब्राउन होना है, वो एक अमेरिकन ब्लैक कलर दिखाएंगे, और डे 10 पे दिखा रहे होंगे कि आप ना यूरोपियन वाइट हो रहा है बिल्कुल ना, तो यूं करके कलर फ्लेम चल रहा है। तो मार्केटिंग टैक्टिक देखिए कि वो क्रीम आप लगाएंगे और पता नहीं क्या होगा, आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल मतलब अंदर से खुरच के कुछ नहीं आ जाएगी, याद हो जाएगी मतलब। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स को थोड़ा एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या हो रहा है, स्किन का जो इनहेरेंट टोन है वो वैसे ही रहता है। आप स्किन की टोन को खराब करेंगे तो वो स्किन कैंसर तक ले जाता है, तो प्लीज डोंट यूज दीस काइंड ऑफ थिंग्स। तो उस फिर कंपनी ने अपने आप को चेंज नहीं किया, क्योंकि कंपनी तो कंपनी है, उसको तो चीजें बेचना है, उसने वो कलर थीम निकाल दिया। तो एसिड बेसिस को चेक करने के लिए भी हमें इस तरह का एक कलर थीम मिलता है। कलर थीम यूजुअली कहाँ कैसे चेक हो रहा होता है, ऐसे चेक हो रहा होता है, बाजार में हम जाते हैं ना तो हमें एक ऑरेंज पेपर मिलता है इस तरह का, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये देखें ये ऑरेंज है ना ऊपर से। अब हम इसे क्या करते हैं, हम इस ऑरेंज पेपर को डिफरेंट सॉल्यूशंस में डालते हैं, और बेस्ड ऑन द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, इस ऑरेंज जो सॉल्यूशन है इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। रेड क्या शो करता है, खतरा, डेंजर, एसिड। लिटमस पेपर नहीं है, लिटमस पेपर रेड और ब्लू होता है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है, एक मिनट, अब आते हैं वापस। इसका ओरिजिनल कलर क्या है, येलो या ऑरेंज, ठीक है। इसको हम पीएच पेपर भी कहते हैं, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको जब किसी सैंपल में डालेंगे, हमें नहीं पता उस सैंपल में क्या एसिड है बेस, तो इसका चेंज ऑफ कलर हमें ये बताएगा कि उसमें क्या है, एसिड या बेस। हमें याद नहीं करना, हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि पीएच पेपर होता क्या है। इज दिस क्लियर? तो अगर रेड टोन पे आ रहा है तो इट इज मोर एसिडिक, अगर ब्लू टोन पे आ रहा है इट इज मोर बेसिक। ज्यादातर केसेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है लिटमस पेपर के बारे में,
लिटमस पेपर सिर्फ ये टेस्ट होता है यस और नो का, यानी कि बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है यस नो। आपने कभी टेस्टर देखा? टेस्टर करंट चेक करने वाला टेस्टर। अगर हमारे घर में कोई चीज खराब हो जाती है, हम किसको, बिजली की चीज खराब होती है तो किसको बुलाते हैं? इलेक्ट्रिशियन अंकल। उनकी आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है उनका एक ट्रेडिशनल, उनका ट्रेडमार्क होता है, ब्रांड होता है उनके पास लगा हुआ। यहाँ पे ना एक स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ है इधर, देखा लगा? तो वो अंकल आगे बेल बजा के बोलेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, आपके अम्मा ने फिर आपकी वो वाली चीज, तो देन यू रियलाइज वो ये वो आएंगे अपना हथियार निकालेंगे और उससे सारे घर के मसले मसाइल वो सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर से ठीक कर सकते हैं। Inherently that is a basic tester, that is a screwdriver। वो क्या बताता है? वो सिर्फ दो बातें बताता है, करंट है या नहीं, बस। वो ये नहीं बताता कितना करंट है, कहाँ है, सिर्फ बताता करंट है या नहीं। इसी तरह से लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर सिर्फ ये बताएगा एसिड है या नहीं, बस। बेस है या नहीं, ये नहीं बताएगा हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज और हाउ वीक इट इज। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? यूनिवर्सल पेपर या पीएच मीटर चाहिए होगा, या और कोई डिवाइस चाहिए होगी जो हमें एग्जैक्टली ये बताएगी कि हाँ ठीक है, ये खतरनाक है और ये खतरनाक नहीं। इज दिस क्लियर? बच्चा ये पूरा मिल जाए, पीपीटी पूरी मिलेगी, फिगर नॉट, अभी सिर्फ सुनो, सब मिलेगा, सारी रिकॉर्डिंग में मिलेगी, टेंशन नहीं लो। तो अब अगर आप नोट करो क्या हमें ये याद करना है? नहीं, हमें याद नहीं करना, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि which one is more acidic, which one is more basic। Is this clear? A levels में जाके पता क्या सीन होता है, इसकी कलर थीम भी याद करनी पड़ती है, और फिर ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि इसका जो रेड कलर है वो बेसिकली क्यों रेड है। तो बहुत मजा आता है, फिर बच्चों को कहते हैं वेलकम टू ए लेवल्स, लेकिन मजा आता है। देखो जिसने भी डॉक्टर बनना है ना, उसके लिए तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। The pH scale measures the acidity or alkalinity of a solution. The pH of a solution can be measured using a pH probe. pH probe डिजिटल चीज है। pH probe कहाँ होती है? pH probe होती है बेसिकली एक सिंपल सी रॉड होती है, लाइक अ स्क्रू ड्राइवर। वो हम किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जहाँ पे हम उसकी pH चेक करते हैं। कभी कभार अगर आप लोग ख्याल रखिएगा, अगर हम गाड़ी की कभी बैटरी चेंज करते हैं ना, तो जो बैटरी नई वाली डालते हैं हम उसके अंदर pH प्रोब डालते हैं ताकि उसका एसिड लेवल चेक हो। तो वो देख के बता रहे होते हैं अच्छा ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई आ गई होती है pH के डायरेक्ट, कलर नहीं लिखा हुआ होता, pH 0, pH 1, pH 2। तो pH 0, 1, 2 तक की जब रेंज होती है तो सही होती है। जैसे कार में व्हील अलाइनमेंट कराते हैं तो वो एक मीटर में दिखा रहे होते हैं, हमने देखे इसको सही कर दिया, 0 नीडल आ गई, बिल्कुल एक्यूरेट हो। बिल्कुल वैसे ही pH प्रोब भी हमें वो डिजिटल दिखा रहे होते हैं, उससे वो समझ में आता है। pH प्रोब यहाँ पे अभी नहीं है हमारे काम की। देन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की बात हो रही है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसिड अल्कली इंडिकेटर। Indicators show whether a solution is acidic, neutral or alkaline. Then red litmus paper and blue litmus paper. Red litmus paper को अगर हम acidic solution में डालते हैं तो क्या होता है? Unchanged ready रहता है। न्यूट्रल में डालते हैं अनचेंज्ड रेडी रहता है। अल्कलाइन में डालते हैं तो क्या होता है? ब्लू हो जाता है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम बेस में डालते हैं तो कुछ नहीं होता, न्यूट्रल में डालते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन एसिड में डालते हैं तो इट टर्न्स रेड। दो होता है, लिटमस रेड और ब्लू। अच्छा ये देखें, पढ़ लें, ये वही बात है जिसकी हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा न्यूट्रलाइजेशन की एग्जांपल्स आपको दे देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। What do you call this substance? Is this an acid or a base? Base. What do you call this substance? Acid. So they react to form a salt and पानी. This reaction is neutralization reaction. ये वाला reaction. So reaction of a salt, reaction of an acid है ना, base. ठीक है. So ये हो गई बात, bases are soluble, ये वाली बात हो गई, copper oxide है, ये वाली बात हो गई। ठीक है। अच्छा इसके कुछ और भी एग्जांपल्स दे लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड reacting with सल्फ्यूरिक एसिड। वो तो ये बात बता रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड बेस है लेकिन ये अल्कली नहीं है,
मेटल ऑक्साइड सारे बेस होते हैं, मेटल ऑक्साइड सारे बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड में OH उस वक्त आता है जब आप उसको पानी में डालते हैं। सोडियम ऑक्साइड भी बेस्ड है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई बेस्ड उसका करेंगे जब उसमें हाइड्रोक्साइड, और वो कब आएगा जब पानी में डालेंगे। ठीक है, अच्छा मैं कहा था यहाँ पे, तो ये बन जाएगा MgSO4 और H2O, अगेन न्यूट्रलाइजेशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एक और एसिड ले लेते हैं H3PO, तो ये बनाएगा AlPO4, ये बनाएगा H2O, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, देन क्वेश्चन पढ़े ऊपर, आंसर नहीं पढ़िए। ये बात समझ में आ गई आपको? मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है। इसके बारे में क्या कहते हैं, पहले ऊपर पढ़ना, नीचे आंसर नहीं देखना। जिंक ऑक्साइड क्या है? बेस। ये डिस्कस हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। आपको ये याद करना है पूरा होगा, whenever acids they react with a reactive metal they will form salt and hydrogen gas। इसकी एग्जांपल हम आपको देते हैं, एक एसिड लेते हैं दैट इज HCl, एक रिएक्टिव मेटल लेते हैं दैट इज सोडियम, जो सॉल्ट बनेगा दैट वुड बी NaCl, और साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। लेट्स बैलेंस दिस अप, तो ये ऐसे बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, whenever there is an acid and it reacts with a metallic carbonate then they form salt, carbon dioxide and water। so acid ले लेते हैं HNO3, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, metallic carbonate ले लेते हैं that is a metal, sorry acid, nitric acid, Na2CO3 that is a carbonate, इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, it forms what? A salt that is NaNO3, carbon dioxide that is CO2 and water that is H2। ठीक है, बैलेंस कर लिया आप इसे, तो ये हो जाएगा NaNO3, ये हो जाएगा 2 के साथ, और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा, सही ये बैलेंस आ गया। और आ जाता है तीसरा, एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, सो सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड ले लेते हैं अब हम H2SO4, मेटालिक ऑक्साइड ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O, it forms salt and water, so Na2SO4 alongside water। ठीक है, तो this is already balanced। acid and an alkali, salt and water, इसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रेट। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये सारे आयनिक कंपाउंड हैं, डू यू रिकॉल इट? और इसमें जो हम फॉर्मूला बनाते हैं वो फॉर्मूला इस बेसिस पे बनाते हैं कि चार्ज किसका क्या है। याद आता है, ग्रुप 1 के ऊपर चार्ज होता था, ग्रुप 2 के ऊपर चार्ज होता था +2, ग्रुप 3 के ऊपर चार्ज होता था +3, और फिर जो हमारे पास 5, 6 और 7 है उनके चार्जेस होते थे रिवर्स। तो हम क्रिस क्रॉस करके देखते हैं, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ आपसे, तो सोडियम का चार्ज क्या है यहाँ पे? +2, और SO4 का चार्ज क्या है यहाँ पे? -2। तो यहाँ पे 2 जो आया है वो बेसिकली इसकी वजह से आया है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, जो हमने ऑलरेडी की है। ओके, आगे चलते हैं। तो एक डिस्कशन होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। यही सेम डिफरेंस है बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स दैट कंप्लीटली डिसोसिएट। कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल
HCl है और मेरे पास लेट से CH3COOH है। जब मैं इन दोनों को पानी में डालता हूँ तो इसके जितने भी H पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे Cl से अलग हो जाते हैं, लेकिन जब मैं इसे पानी में डालता हूँ तो इसमें ये है कि CH3COO और H पॉजिटिव सारे के सारे अलग नहीं होते, तो यहाँ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है और यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि कब इनकम्प्लीट है और कब कंप्लीट है? तो हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स याद करनी पड़ेगी और लिस्ट ऑफ वीक एसिड्स याद ना भी करें, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आ गए तो स्ट्रॉन्ग के अलावा जो भी बच जाएगा वो सारे के सारे क्या होंगे? वीक होंगे। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लिस्ट याद रख लेंगे तो आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि दे कंप्लीटली डिसोसिएट, they release all possible hydrogen atoms, pH range from 1 to 3। जो weak होते हैं उनकी pH होती है 3 to 5, they does not remove all releasable hydrogen atoms and they are weak। ठीक है, then ये क्या है? list, तो ये याद कर लेंगे। याद कर लेंगे। आगे चलें। अच्छा, अब आते हैं कि हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वगैरह को इंडस्ट्री में कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास मसला होता है वो ये होता है कि जब हम जैसे पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, you know it, Pakistan is an agricultural country and you don't know it, Pakistan is an agricultural country but still we import basic food commodities such as wheat भी import कर रहे हैं हम आजकल हम शुगर भी import कर रहे हैं, आजकल हम राइस भी import कर रहे हैं। बहुत अजीब इंटरनेशनल मसले चल रहे हैं कि एक तो ये कि हमारी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से चलती है, दूसरा ये कि फिर भी हम इम्पोर्ट करते हैं। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा है? इसमें क्या मसला है? इनहेरेंट मसला पता है क्या आपको? एक तो ये कि हम बनाए जा रहे हैं, पूरा मुल्क एग्रीकल्चर पे चला रहे हैं, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक नेक्स्ट लेवल इकोनॉमी हम बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला, इसके बारे में किसी ना किसी को समझ में आ ही जाएगा। कहते ही हैं भाई, जब असद उमर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनका ये कहना था कि भाई हमने जो लॉजिक अप्लाई किया है ना वो अलग है। तो उनसे पूछा अच्छा भाई क्या लॉजिक है? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम जो वीट उगाते हैं और जो कॉटन उगाते हैं और जो राइस उगाते हैं उसकी प्राइस हाई होती है, तो हम उसको क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हम उसे बेच देते हैं। उससे हमें क्या मिलते हैं? ऐसे मिलते हैं। तो फिर कहा अच्छा भाई फिर हम अपना पेट कैसे पालेंगे, लोगों को क्या खिलाएंगे? पाकिस्तानियों को सारा तो बेच दिया आपने, तो अब हम सस्ते वाले इम्पोर्ट करते हैं। और अंदाजा लगाया, साइंस देख, सस्ते वाले यानी कि बेकार क्वालिटी वाला इम्पोर्ट करते हैं और अच्छे वाला एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम एग्रीकल्चरल कंट्री है। ये एक वाहिद हमारा समझ लें प्लस पॉइंट है। ये वाला प्लस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट ये कि हमारा जो एग्रीकल्चर क्रॉप है बहुत जबरदस्त है। जो फ्रूट्स हम बनाते हैं वो आपने कभी जिंदगी में खाए भी नहीं होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, एक्सपोर्ट हो जाता है। सारा टॉप क्वालिटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर आप दुबई में जाके या मिडिल ईस्ट के किसी भी शहर में जाके आप देखें ना तो आपको इतने बड़े बड़े बनानास नजर आए, तो लिखा हुआ होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान। मैंने अपनी जिंदगी में 30 साल में कभी इतना बड़ा यहाँ पे बनाना नहीं देखा। अब अंदाजा लगाएं कि हम क्या क्वालिटी एक्सपोर्ट करते हैं और क्या क्वालिटी हम खा रहे होते हैं। तो वो जाहिर है अगेन वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है और सारे पार्लियामेंटेरियंस की फैक्ट्रीज होते हैं, सारे पार्लियामेंटेरियंस बडेरे जागीरदार होते हैं, उनकी जमीनें होती हैं, उसकी खेती होती है। हमें थोड़ी सी इसमें यहाँ में एक बात पढ़नी है कि जब हम इतनी अच्छी एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका क्या राज है? तो उसका राज ये है कि हम अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, अच्छी खाद इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में फर्टिलाइजर्स या दुनिया में एग्रीकल्चर को एक अच्छा बिजनेस समझा नहीं जाता। दुनिया में अच्छा बिजनेस समझा जाता है टेक्नोलॉजी को, उससे ज्यादा रेवेन्यू अर्न होता है। एग्रीकल्चर जो है ना वो गरीब लोगों के लिए एक बिजनेस होता है, तो बड़े मुल्क नहीं करते। बड़े मुल्क कहते हैं कि छोटे मुल्क जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है, हम उनसे ले लेंगे। तो वो लोग एग्रीकल्चर नहीं करते। तो हमारा जो एग्रीकल्चर इतना अच्छा है उसका मेन सोर्स है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? खाद को कहते हैं। खाद समझते हैं क्या होती है? सॉइल। तो हमें जब अपने क्रॉप्स को उगाना है, एक तो हमारे फूड क्रॉप्स होते हैं, एक हमारे कैश क्रॉप्स होते हैं, उनको जब हमें उगाना होता है, जब हम उन्हें बनाते हैं, बड़ा करते हैं,
हमें अच्छी क्वालिटी की क्या चाहिए, सॉइल। अच्छी क्वालिटी की सॉइल में क्या चीजें मिलेंगी, 3 चीजें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 चीजें। तो अब हमने ये स्कीम अपने सारे किसानों को बता दी कि तुम्हें अच्छा फल बनाना, तुम्हें ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना। उन्होंने कहा ठीक है भाई फर्टिलाइजर, अब फर्टिलाइजर खरीदे जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, अकल तो है नहीं, डाले जाएंगे डाले, तो क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल होगा, सॉइल कंसंट्रेटेड हो जाएगा और पॉइजनस हो जाएगा। तो अब जहां फल या चीज अच्छी होनी थी वो अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने हर चीज का एक्सेस कर दिया ना, तो जितना रिकमेंडेड था उससे आप आगे निकल गए, तो अब उसका नुकसान हुआ। तो उसके नुकसान को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, जो बड़े लंबे प्रोसेस तक आगे जाएगा। अब यूट्रोफिकेशन को खत्म करने के लिए कौन आते हैं बीच में हीरो बन के, बेसिस। फिर क्या करते हैं किसान, ये किसान भाई वो आते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्प्रे कर रहे हैं अपनी फसल के ऊपर, क्योंकि इनसे क्या हो गया, इनसे इस फसल के अंदर क्या ज्यादा हो गया, फर्टिलाइजर ज्यादा हो गया। अब ये उसको क्या कर रहे हैं, अब ये उसको जो है ना वो लाइमिंग कर रहे हैं, सॉइल की लाइमिंग कर रहे हैं। तो सॉइल की लाइमिंग क्यों की जाती है, ताकि सॉइल के एसिडिक इंपैक्ट क्या हो जाए, कम से। ये यहाँ पे बात हो रही है, मोस्ट प्लांट्स ग्रो बेटर इन सॉइल दैट आर न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक। कहाँ पे बेहतर ग्रोथ होगी, जहां पे न्यूट्रल होगा या थोड़ा सा बस एसिडिक हो, ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। अब आते हैं कि अगर ज्यादा एसिड हो गई तो क्या हम क्या करेंगे, such as bases such as quicklime, calcium oxide or slakelime, that is calcium hydroxide, are used to neutralize the acidity of the soil. This is known as liming. थोड़ा सा एसिड हो तो फिर लाइमिंग करनी, फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कि फिर लाइमिंग के लिए भी खरीदना पड़ेगा। अच्छा अब आते हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ हम ये डिस्कस करें कि भाई वो लाइमिंग से होता क्या है, यानी कि वजह क्या है कि लाइमिंग की जाती है, क्या चीजें हैं। तो बल्कि इसको बाद में करेंगे, पहले ये दिखा दूँ आपको, बस इसमें वो नहीं आ रहा। अच्छा हाँ ठीक है, हम ये करते हैं। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास सॉइल में एसिडिटी ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब है कि सॉइल में जो ये वाले कंपाउंड है ना, अमोनियम क्लोराइड्स, ये ज्यादा हो गए। तो अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूंगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूंगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूंगा। इससे क्या बन रहा है, सॉल्ट, और इससे क्या बन रहा है, वाटर। इन दोनों में से कोई भी एसिडिक नहीं है, और ये भाई क्या है, ये भाई है गैस। तो गैस बन के क्या होगा, उड़ जाएगा। तो उड़ जाएगा तो मेरा कॉइल खुद ब खुद जो है ना बिल्कुल क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसका। ठीक है, इज दिस क्लियर, बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। देन एक और चीज छोटी सी, बस एक ये इतने से ध्यान में रहे, ऑक्साइड्स। फर्स्ट इज व्हाट आर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स आर बाइनरी, बाइनरी का क्या मतलब होता है, टू कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा अब आते हैं कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब हुई, वो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स जिसमें 2 मेंबर्स होंगे। क्या ख्याल है, इसमें 2 मेंबर्स हैं, यस और नो, इसमें 2 मेंबर्स हैं, एक सोडियम एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। क्या ख्याल है, इसमें 2 मेंबर्स हैं, तो ये सारे क्या हैं, ऑक्साइड्स। पानी भी ऑक्साइड है। हर वो चीज जिसमें 2 मेंबर्स होंगे, अगर एक ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्साइड कहेंगे। इसी तरह से अगर एक हाइड्रोजन हो तो उसको हाइड्राइड भी कहते हैं। तो पानी ऑक्साइड भी है, हाइड्राइड भी। अच्छा खैर, अब इसमें 3 क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन होती है वो ऑक्साइड्स जो बेसिक है, वो ऑक्साइड्स जो एसिडिक है, वो ऑक्साइड्स जो न्यूट्रल है, जो अभी हमने लॉजिक पढ़ा। लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रॉड बेस स्पेक्ट्रम में इसका एनालिसिस कर लें, तो ऑक्साइड्स में एक होंगे मेटालिक और एक होंगे नॉन मेटालिक। यानी कि ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो जाए ग्रुप 1 से, ग्रुप 2 से या ग्रुप 3 से, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो जाए ग्रुप 4 से, ग्रुप 5 से, ग्रुप 6 से या ग्रुप 7 से, वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स में फिर हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स होंगे और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, जो जो अगर हम वाटर में ऐड कर दें तो क्या बनाएंगे, अल्कलीस। ठीक है,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, जिन्हें अगर हम वाटर में ऐड कर दें तो वो क्या बनाएंगे, अगेन अल्कलीज। तो फिर सवाल ये कि सर इनको बेसिक क्यों नहीं कह रहे, इसको आंसर करता हूँ, अभी रुक जाए। ठीक है, इसको भी बेसिक कह सकते हैं, लेकिन अभी इसको बेसिक क्यों नहीं कह रहे, उसको आंसर करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या है, जिसमें ऑक्सीजन और ग्रुप 4, 5, 6, 7 या कोई भी नॉन मेटल मौजूद है। इन्हें अगर हम पानी में ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है H2CO3 यानी कि एसिड्स मिलेंगे। SO2 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा H2SO4। तो ये सारे क्या हो गए, एसिडिक ऑक्साइड हो गए। न्यूट्रल ऑक्साइड्स होंगे जिन्हें अगर हम पानी में ऐड कर दें तो ना हमें एसिडिक कुछ मिलता है ना हमें बेसिक कुछ मिलता है, दे रिमेन अनचेंज्ड, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इज दिस क्लियर, अगर इनको पानी में ऐड कर। अच्छा, अब आते हैं कि एम्फोटेरिक को हम ये क्यों कहते हैं, एम्फोटेरिक क्यों कहते हैं, एम्फोटेरिक को हम बेसिक क्यों नहीं कहते। एम्फोटेरिक को हम बेसिक इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कभी कभार एसिडिक ऑक्साइड भी बना देते हैं भाई। इट डिपेंड्स कि क्या कंडीशन है। तो पानी के अंदर ऐड करने से कभी कभार ये हमें एसिडिक ऑक्साइड्स भी दे देता है। तो इसलिए इनका कैरेक्टर इंटरमीडिएट होता है बिटवीन बेसिक एंड एसिडिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कभी एसिडिक हो कभी बेसिक। इज दिस क्लियर। अच्छा, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में क्या फर्क होगा। न्यूट्रल तो वो होंगे ना जिनको कोई, जो ना एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन एम्फोटेरिक क्या है, जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। बात समझ में कि रिएक्शन कंडीशंस क्या है, हम क्या डाल रहे हैं पानी के साथ। जिंक और एल्यूमिनियम तो डाल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या, फॉर एग्जांपल एसिडिक मीडियम में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो जिंक जो है वो बेसिक बिहेव करता है, अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो जिंक एसिडिक बिहेव करता है। नहीं, आपको सिर्फ एम्फोटेरिक, आपको सिर्फ ये नाम याद करने हैं, 3-4 जो नीचे बस। अच्छा, अब आते हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट्स होते हैं जो हम यहाँ बना रहे थे किसी भी तरह से न्यूट्रलाइजेशन से किसी भी तरह से, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक वो सॉल्ट्स होते हैं जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, एक वो सॉल्ट्स होते हैं जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं, तो उसके लिए तो आपको पहले ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी, ये वाली। अब आते हैं कि ये क्या लिस्ट है। देखिए, यहाँ पे अगर वो सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पे अगर वो मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो ये क्या है, ये सारे सॉल्ट्स हैं। तो ये सारे किस लिस्ट में आ रहे हैं, सॉल्युबल। एसिटेट किसी भी तरह का, सोडियम एसिटेट हो, मैग्नीशियम एसिटेट, कोई सॉल्युबल होगा। लिथियम क्लोराइड हो, सोडियम क्लोराइड हो, लिथियम नाइट्राइड हो, सोडियम, सब क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। लिथियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम, हाइड्रोकार्बन के अंदर होंगे। यानी कि अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन होगा तो वो सॉल्युबल होगा, ऐसा। इसी तरह से सल्फेट्स हो, सॉल्युबल है। अमोनियम है, सॉल्युबल है। मेरे पास ग्रुप 7 या 17 है तो उसके भी सारे के सारे सॉल्युबल हैं। इसको याद करने का तरीका होता है कि आप याद रखें NAG सर, तो सॉल्युबल सॉल्ट हो NAG सर। NAG is nitrates, acetates, group 1. SAG is sulfates, ammonium, group 17. ग्रुप याद नहीं करना है क्योंकि पीरियोडिक टेबल एग्जाम में दिया हुआ होगा। इज दिस क्लियर। एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ पीएमएस की एक्सेप्शन। लेड जहां पे भी आ गया इनसॉल्युबल, मरकरी जहां पे भी आ गया इनसॉल्युबल, सिल्वर जहां पे भी आ गया इनसॉल्युबल। इज दिस क्लियर। इसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, सो कैस्ट्रोबियर मैंने नाम बनाया, ऐसी बना रहे, ऐसी नाम बस बना रहे। नेक्स्ट है कि कोई लॉजिक नहीं है, कोई ओरिजिन नहीं है। कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है ना, तो इसलिए दिखा रहे। कैस्ट्रोबियर, ये सारे क्या है, इनसॉल्युबल। तो ये याद करना है। अब मैं आपसे एग्जाम में पूछूंगा क्या, पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ कि मुझे सॉल्युबल सॉल्ट बनाने क्या यूज करूं। तो अब आप मुझे जवाब देंगे, आप यूज कर ले सॉल्युबल सॉल्ट में सोडियम और क्लोरीन, या मैग्नीशियम और सल्फेट, ये क्या बन रहा है, सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, आपसे कहा जाए एग्जाम में कि भाई मुझे बताएं कि मुझे इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, अच्छा तो लेड नाइट्रेट यूज कर लें, सिल्वर क्लोराइड यूज कर लें। इज दिस क्लियर। तो एक तो ये याद हो गई।
लेड इनसॉल्युबल होगा ना, एक्सेप्शन है ना, एलईडी एलईडी लेड जो वो इनसॉल्युबल है ना। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड होगा तो वो भी इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो पहली चीज तो ये कि ओके क्वेश्चन टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग अ सॉल्युबल सॉल्ट, वी कैन क्रिएट अ सॉल्युबल सॉल्ट इफ they want us to create an insoluble salt, we can create it. Then how would we filter out, how would we isolate a salt? देखो फॉर एग्जांपल लैब में जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हो, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट तो बनेगा लेकिन साथ में क्या भी बनेगा, पानी भी बनेगा। अब मेरा जो टास्क होगा वो ये भी तो होगा कि मैं पानी में से किस तरह से उसको अलग करूं सॉल्ट में। इज दिस क्लियर? तो उसके डिफरेंट तरीके हैं, वो तरीके क्या है, वो यहां से शुरू होते हैं। नंबर 1 इज, सबसे आसान तरीका क्या होगा कि मैं क्या करूं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में मैं किसे अलग कर सकता हूं, डिस्टिलेशन में मैं किसी भी सॉल्ट को अलग कर सकता हूं। यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, am I right? सॉल्ट सॉल्यूशन में मैं किसे इवेपोरेट कर रहा हूं, बॉईल कर रहा हूं, वाटर को बॉईल कर रहा हूं और वो कंडेंसर से अलग होकर किसी कंटेनर में अलग हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे सारा पानी जब उड़ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, सॉल्ट। तो डिस्टिलेशन कर सकते हैं। देन और आसान तरीका क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। लेकिन इसके लिए क्या होना जरूरी है, इसके लिए जरूरी होना यहाँ पे जरूरी है कि मेरे पास ये इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व ना हुआ हो, इनसॉल्युबल, ताकि फिल्टर पेपर में क्या हो सके, अलग हो सके। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, फिर आते हैं इनसॉल्युबल, फिर आते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन करना चाहते हैं। ये यूजुअली हम उस वक्त कर रहे होते हैं जब हमें सॉल्ट को आइडेंटिफाई भी करना है और प्योर भी करना है, प्योरीफाई भी करना है। तो इसके लिए भी हम वही काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, फिर उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हीट करते हैं, फिर हीट सॉल्यूशन को हम फिल्टर भी करते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई एक चीज मिसिंग है, फिल्टर यानी कि ये वाला काम करता है। ठीक है, फिल्टर करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसे वॉच फ्लास्क के ऊपर या चाइना डिश के ऊपर स्प्रेड आउट कर देते हैं, जो हमारे पास फिल्ट्रेट होता है क्लियर, और उसको सूखने देते हैं रूम टेम्परेचर। तो उसके खुद ब खुद क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। ये सारे सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ये सब ये सब एमसीक्यूज में भी आता है और रेट में भी आता है। फिर आ जाते हैं हम, अगर मैं पूरा तरीका आपसे पूछूं क्या, तो मुझे, मैं अभी आपको बात बता रहा था, यहाँ पे पूरा ऐसे राइटिंग है आपके लिए, सारा कुछ लिख दिया मैंने कि किस तरह से सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। तो टेक 2 मिनट्स एंड रीड दिस अप, इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट बस। अब रात
कैन आई मूव ऑन? इसमें किसी चीज की कंफ्यूजन, कोई एक्सप्लेनेशन नीडेड हो? ये वही सारा डिस्कशन है जो हो चुका है हमारा, ठीक है। ये तरीका होगा जो आपसे मैं शेयर कर रहा था कि मैं क्या करूँगा, हाँ मैं क्रिस्टलाइजेशन करूँगा और मैं एक ऐसे सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करूँगा या क्रिस्टलाइज करूँगा जो बेसिकली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, ठीक है। उसको देन ये वाली भी बात हो गई, ये वाली भी बात हो गई। तीन टर्म्स और आपसे शेयर करनी है। एनहाइड्रस सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जिसमें पानी मौजूद नहीं होता। जो हमारे घर में सोडियम क्लोराइड आता है ना, तो जब लाते हैं नया नया तो एनहाइड्रस होता है। जब उसको कंटेनर में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हाइड्रस बन जाता है, क्योंकि उसके फिर वो ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं बड़े बड़े, वो जो जुड़ जाते हैं ना बड़े होते बाद, वो उन्हें हम कहते हैं कि वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। So those salts that contain water in their structure, they are known as hydrated salts. Water of crystallization क्या होता है? जब हम किसी भी सॉल्ट को थ्रू क्रिस्टलाइजेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्री में मिल जाता है। तो बाय वन गेट वन का सीन होता है, खुद ब खुद हमें मिल जाते हैं ये, क्योंकि हम वाटर के सोल्यूशन से पूरा सॉल्ट क्रिस्टल बना रहे होते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो थ्रू क्रिस्टलाइजेशन किसी भी वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट स्ट्रक्चर के साथ लिंक होता है, ठीक है। तो आप लोग थक गए तो मैं आगे नहीं जाऊँ ना, मुझे आगे जाना, क्या कहते हैं आप? क्योंकि 5:15 हो गए, तो बाकी कल कर लेंगे, मतलब क्या कहते हैं? कल मैं भी आपको बताता ना यार सब कि वो कल कितना बजा। नहीं तो 3:30 बजे रखूंगा ना, क्योंकि यहाँ के हिसाब से आगे पूछेंगे। इनका 3:30 बजे क्या है, 3:30 बजे मैच है, 4:30 बजे मैच है। 4:30 बजे अगर इनका मैथ्स है तो कोशिश मेरी ये होगी कि 4:30 बजे मैं अपनी क्लास खत्म करूँ। तुम्हारा है मैथ्स कल? चल ठीक है, हो गया 1-1.5 घंटे की, क्योंकि अब हमें सिर्फ बहुत कम चीजें रह गई खत्म होनी है। मुझे ज्यादा आपसे 5 रुपये डिस्कस करना है, तो मैं अगले हफ्ते में करूँ। क्या पुराना होगा 2012-13? सवाल कंसल्टेशन वाले, लेकिन मैं आपको करा दूंगा, परेशान सर। पहले तो ये कि टाइम सेट किया हुआ है ना, वो टाइम ही आपको पता अवेलेबल था, अभी मैंने किया था, मतलब पूरा आपका ऐसे जा रहा है। वो टाइम तो मैं खुद मेरी कोशिश है कि मैं कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तो फिजिकल क्लास में सारी में 5:30 से भी चल गया, उसके बाद वैसे कराने का काम होगा। उसके बाद फिर अगर 6 बजे से 7 बजे रखें तो उसके अंदर भी अगर आगे का लगता है मेरा खुद का क्या करना, मैं सारे दोस्तों से बात नहीं करना, मुझे 11:30 बजे स्कूल जाना है। तो टाइम तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं बात करनी है। उसका कंसर्न जो सिलेबस का है या डाउट क्लियर है, तो मुझे थोड़ा नहीं पता। पहली चीज तो बंदा क्लास में आएगा तब मुझे चेंज करेगा ना कि मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। कल एक बच्चा आया था आंसर करना क्लास में, तो उसने आते ही मुझे कहा कि तो मैंने बस क्लास 9 से पढ़ रहा था, 9 से 10 में आया, तो 10 से फर्स्ट ईयर में आया, सेकंड ईयर में मेरे को जब मैं 9 की भी फिजिक्स पढ़ा था, ठीक है, उसका आने ही 8 होगा। तो फिर उसने वो लेके करके रिकॉर्डिंग देखूंगा, फिर जब आप रिकॉर्डिंग देखिए तभी आपको पता चलेगा हम कहाँ हैं कहाँ। तो सिलेबस में तो हमारे बेसिकली अब 3 चैप्टर रह गए हैं, तो उसमें अभी एग्जाम में तकरीबन 2 3 चैप्टर मेरे पास हैं, तो मेरा नहीं था सिलेबस की कोई टाइम होना चाहिए। दूसरा ये कि जब मैंने ये पेड शुरू किया था तो मेरे पास फ्री के पेड में आए थे ना, वो मेरे पास वो वाले 3 चैप्टर जो अभी मैं कराऊंगा वो मेरे रहते हैं, वो ऑलरेडी कर चुके थे फ्री में। मैंने जब पेड में शुरू किया था तो मैंने पेड में लास्ट के चैप्टर से कहानी शुरू की,
ये वो चैप्टर जो बच्चों को भी नए लगा सबको ये एक बात भी है कि मैं आगे वाले चैप्टर करा चुका हूँ जो केमिस्ट्री के अंदर मैंने कर, ठीक है। अच्छा, तीसरा डाउट लेवल, तो ये तो अगर लाइव क्लास में बच्चा नहीं आ रहा तो ग्रुप में क्वेश्चन करके मुझसे फिजिक्स का सवाल पूछ सकता है, तो कहने की कोई बात ही नहीं है, मैंने आंसर नहीं दिया ग्रुप के ऊपर। सिर्फ ये क्वेश्चन आ रहा है कि टाइम बता दें, पुराने लेक्चर टाइम ये बता दें, उसके अंदर लेक्चर नहीं मिला नहीं बता दें, सिर्फ ये तो नहीं आएगा फिजिक्स का सवाल है। और किसी ने आज लाइव क्लास में कहा हो तो बता दो काम बता दो, ये तो मुझे ये बात है तो ये बात आप ये तो वो करना है ना जो मैं आपसे जजमेंट कर रहा हूँ इशू है। आप नहीं आप उसको
आपको ये बोलेंगे कि देखो हम लोग तो देखते हैं आपको ये बोलेंगे ना कि देखिए आपकी आप मुझे एक बताएं मेरी पूरी सिनेरियो आप मुझे बोला मैं आपको शेयर करूंगा आपको पूरे लोग लेकिन मुझे से रात में एक क्लास जो डाउट है आप मुझे बताएं कि टाइम है उसको तो नहीं मैं शॉर्ट एक नहीं है मैं शॉर्ट मुझे तो अभी आपसे ऐसा बोल नहीं है मैंने आपसे क्योंकि लोग कमिटमेंट है अब मसला ये है इसकी वजह से मैं क्लास ले ही नहीं सकता था लेकिन मैं ले रहा हूँ तो मैं 12 बजे अब मैं आपसे आप मुझे ये बता दो कैसा कौन सा टाइम है जिसमें ठीक है तो उसके ऊपर मैं कोशिश करके अरेंज कर देता हूँ इसके अलावा मैं क्या करूँ अच्छा मैंने रात में जो 11:30 से 12 की क्लास
कॉल करके मैदान से भी बात